ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप ऑल परवेसिव का आंसर लिख कर आते हैं तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते? क्या आपने कभी ताज की ब्यूटी को देखा है? बिल्कुल भी नहीं। आपने ताज की बिल्डिंग को देखा है, आपने ताज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, बट ब्यूटी को फील किया है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमने मैनेजमेंट देखा है? इसका मतलब हमने मैनेजमेंट नहीं देखा। इन सभी चीजों के आंसर्स के लिए वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर लिया था तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अंदर मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ये भी पढ़ा था। इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो, हल्का सा हम प्रीव्यू लेते हैं। मैंने आपको बताया था टी मतलब टाइम पर फोकस और सी मतलब कॉस्ट पर फोकस। हम लोगों ने ये दो टॉपिक बहुत डिटेल में समझे और मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज घर पे करने के लिए दिए थे। होपफुली वो आप सबने कर लिया। तो हमारा फर्स्ट होमवर्क था इन मैनेजमेंट व्हाट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब किससे रिलेट करता है? काम को जल्दी जल्दी करना? बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीटिंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। अब कॉस्ट तो हमारा एफिशिएंसी से रिलेट करता है, तो इफेक्टिवनेस में तो ये आएगा नहीं। अचीविंग गोल्स एंड कंप्लीटिंग द राइट टास्क, ये वाला आपका बिल्कुल ठीक है, मतलब काम हमारा हो भी रहा है और टाइम के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट, अचीविंग गोल विदाउट कंसीडरिंग कॉस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम कॉस्ट को इग्नोर करें। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म इनपुट रेफर्स टू। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था इनपुट का मतलब होता है हमारे रिसोर्सेस। तो यहां पर एंड रिजल्ट ऑफ टास्क तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि एंड रिजल्ट हमारा किससे रिलेट करता था? इफेक्टिवनेस से। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां भी रिसोर्सेज और यहां भी रिसोर्सेज है। सीओडी को एक बार चेक करते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का तो इससे इररिलेवेंट। नेक्स्ट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक का, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब इस बात का आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको हेडिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। होता क्या है, आप लोगों को हेडिंग्स याद नहीं होते। अब वहां पर जब कोई एमसीक्यू या केस स्टडी आती है तो आप लोगों को जितने हेडिंग्स याद है, सपोज 7 में से आपको सिर्फ 5 हेडिंग याद है, आपका आंसर उस 5 में ही रोटेट होता रहेगा। इसका साइड इफेक्ट ये रहेगा कि जो 2 हेडिंग आपको याद नहीं है, अगर उसमें से कोई स्टडी आती है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ, एक बात हो, हेडिंग्स इजीली याद नहीं होंगे, इट विल टेक टाइम। आज का हमारा होमवर्क यही है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हेडिंग है वो आपको सारी करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, दिस इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई तो टारगेट होगा। बिना टारगेट के तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेट होता। और इन सब टारगेट को पूरा करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन मेन रीजंस फॉर एग्जिस्टिंग। वही, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई टारगेट है एग्जिस्टेंस होने का। जैसे एक शॉप है, उसका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना, और एक एनजीओ या वेलफेयर सोसाइटी है, उसका मोटिव है इंडिया में जितने भी स्पेशल किड्स हैं उन सब की हेल्प करना। तो अगर आप देखिएगा, मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी उसके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, मतलब अगर सपोज करिए एक कंपनी में 10 लोग हैं या एक कंपनी में 50 का स्टाफ है, अब मैनेजमेंट क्या करेगा, इन सब को यूनाइट करेगा, इन सब के एफर्ट्स को यूनाइट करेगा और अपने टारगेट को पूरा करेगा। इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दिया था कि किसी स्टेज प्रोग्राम के अंदर 10 पार्टिसिपेंट हैं, अगर उसमें से एक भी परफॉर्म करने में फेलियर हो जाता है तो बाकी 9 की लेबर भी बेकार हो जाती है।
तो मैनेजमेंट इस बात को बहुत फोकस करता है कि जितनी भी उसके पास टीम है वो सारी की सारी अच्छे ढंग से काम करे। जैसे एक रिटेल स्टोर है, उसका टारगेट है 10% से अगले 3 महीने में अपनी सेल को इंक्रीज करना। अब मैनेजर क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके एफर्ट्स को इस डायरेक्शन में यूज करेगा। सेल के इंसेंटिव्स देगा, जिन सेलमैन को रखा हुआ है उनको सेल के टारगेट्स पूरा करने पर अवार्ड देगा। उनको अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो, ऑल परवेसिव जब भी आता है ना, ये सब बार एक ही आंसर रखते हैं, रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट देखें, आप अपने फ्रेंड्स की देखें, किसी की भी देखें, सबका एक ही रटा रटाया आंसर है, रिक्वायर्ड एवरीवेयर। और उसके रटे रटाए एग्जांपल्स हैं, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, घर, छोटा, बड़ा, सब जगह जहां मैनेजमेंट होता है उसे हम ऑल परवेसिव कहते हैं। ये वाला आंसर टू सम एक्सटेंट बिल्कुल ठीक है। मतलब आप लोग अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, सब अलग अलग हो सकते हैं। एक गैस स्टेशन भी हो सकता है, उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। और एक हॉस्पिटल या स्कूल है, उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। पर क्या आपको लगता है इन सबको एक ही जैसा मैनेजमेंट चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपने पूरे मार्क्स लेने के लिए ये तो आपने लिख दिया कि मैनेजमेंट सब जगह चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको ये बताना पड़ता है कि सब जगह मैनेजमेंट तो चाहिए, लेकिन सब में अलग अलग तरीके से चाहिए। कैसे? जितने भी इंडिया में मैनेजर्स हैं वो अमेरिका और जर्मनी से जापान के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैनेजमेंट तो करते हैं लेकिन सब अपने अपने तरीके से करते हैं। इंडिया के वर्क कल्चर के हिसाब से इंडिया का मैनेजर मैनेज करेगा, अमेरिका के वर्क कल्चर के हिसाब से अमेरिका का मैनेजर मैनेज करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कल्चर, लैंग्वेजेस, इन सब में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, इन सब में फर्क है। तो हमने अब तक ये समझा कि और परवेसिव में हमें 2 पैराग्राफ तो लिखने ही है। पहला, सब जगह जरूरी है, और दूसरा, सब जगह जरूरी है लेकिन सब में उसका एप्लीकेशन वहां के कल्चर, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग। बट अभी भी आपको इस पर सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे 3 की जगह। यहां पर तीसरा मार्क्स लेने के लिए आपको ये 3 वर्ड्स लिखने बहुत जरूरी हैं, एंड दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। कैसे? हमने ये तो सीख लिया कि मैनेजमेंट सब जगह चाहिए होता है, इसीलिए वो ऑल परमिसिव है। लेकिन अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आप मैनेजमेंट लगा रहे हैं तो वहां पर आप उसके सभी डिपार्टमेंट्स में लगाएं, और वहां पर जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लेवल हैं उन सब लेवल में भी मैनेजमेंट लगेगा। मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के सब डिपार्टमेंट्स, और सब डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी हमारे मैनेजमेंट लेवल हैं उन सब के अंदर मैनेजमेंट लगेगा। नाउ द नेक्स्ट इज, अब आपका जो अगला हेडिंग है वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक बात बहुत ध्यान से समझें, अगर मैं आपको इस हेडिंग की सारी पीडीएफ दिखाता हूं तो आप देखेंगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर एक तो ये हेडिंग है ए वाला, देन उसके बाद एक बी हेडिंग है और एक आपका सी हेडिंग है। इसका मतलब अगर आप कभी मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे तो आप इसके अंदर ए, बी और सी, ये सारी हेडिंग्स लिखेंगे। इसलिए अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कोशिश करें कि आप लोग मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल को बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि ये काउंट तो 1 मार्क्स में होगा, बट आपको इसमें 3 हेडिंग्स लिखने पड़ेंगे। इसलिए बेटर ये, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ तब लिखें जब आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? देखो, डायमेंशंस का मतलब होता है अलग अलग फेसेस। तो यहां पर अभी तक हम लोगों ने जो मैनेजमेंट पढ़ा है, आपने उसके अंदर ये तो समझ लिया है
कि मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, मैनेजमेंट से हमारे टारगेट्स पूरे होते हैं। बट मैनेजमेंट के तीन फेसेस। पहला फेस है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप देखिएगा, आप स्कूल के अंदर जाते हैं और स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका काम क्या है? टीच करना, आपको पढ़ाना। लेकिन ये जो वर्क है, मैनेजमेंट क्या करता है? इसको गोल में बदल देता है। गोल मतलब टारगेट रख लिया 95% प्लस में आपके मार्क्स आने चाहिए। मतलब जब आपको कोई काम दिया जाता है और उस काम को टारगेट में बदल दिया जाता है, इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई काम होता है। फैक्ट्री जो है प्रोडक्शन करती है, कपड़े की दुकान जो है कस्टमर्स की हेल्प करती है कपड़े को बेचने में, कपड़े को चूज कराने में, और हॉस्पिटल जो है पेशेंट्स की केयर करते हैं। मैनेजर क्या करता है? उनके इस काम को टारगेट में बदल देता है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला डायमेंशनल बनता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका इसमें पीपल। आप देखिए, आपके स्कूल के अंदर हम सपोज करते हैं 50 टीचर्स हैं। अब ये जो टीचर्स हैं, डेफिनेटली सबके रिकॉर्ड मेंटेन करना, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब कौन छुट्टी ले रहा है, किसका लेक्चर पूरा हुआ है, किसका कोर्स टाइम से पूरा हुआ है, ये सब चीजें जो होती हैं टीचर से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड, मैनेजमेंट इन्हें भी मैनेज करता है। मतलब वो काम को तो मैनेज करता ही करता है, उसके साथ साथ अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ को भी मैनेज करता है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स या लोग जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मेन एसेट होते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट एसेट जो होती है वो वहां का स्टाफ, लोग होते हैं। हालांकि कितना भी आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट आ चुका है, आज आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बट फिर भी ये तो एक फैक्ट है, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क। लोगों से काम लेना आज भी बहुत मुश्किल काम है। आपको देखिएगा, आपके घर में मेड आती होगी, तो डेफिनेटली वो जो मेड है उससे जब मम्मी काम लेती होंगी तो एक ही लाइन बोलती है, यार इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है। मतलब लोगों से, स्टाफ से काम लेना आज भी ये टफेस्ट टास्क है। ऐसा क्यों? एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर हम दो बातें देखते हैं। पहली बात कि एम्प्लॉयज को हम एक इंडिविजुअल मान के चलते हैं जिसकी अपनी अपनी नीड्स होती है। कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सैलरी के लिए काम कर रहा है, कोई वर्क एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा है। तो यहां पर अलग अलग लोग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नीड्स के लिए आ रहे हैं। कोई पैसे के लिए आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए आ रहा है। सबके अलग अलग नीड्स हैं। इसके अलावा इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए उस पूरे स्टाफ को एक ग्रुप बना के काम किया जाता है। मतलब आपको सैलरी लेनी है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है, आपको एक आ जाएगा, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा करें। अगर रोज के 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो आप पहले वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करें। तभी सैलरी वाले को सैलरी मिलेगी और वर्क एक्सपीरियंस वाले को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैनेजमेंट का टास्क क्या है? टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जितना भी स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहा है उन सब से टारगेट्स को पूरा करना चाहिए। अब तीसरी डायमेंशन है ऑपरेशन। बड़ा एक सिंपल सा है। हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ वर्क पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़ा। जब मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करता हूं, ये बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो होगा। स्कूल है तो पढ़ाई होगी, हॉस्पिटल्स हैं तो पेशेंट्स की केयर की जाएगी, कोई फैक्ट्री है तो वहां पे प्रोडक्शन होगा। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। This is interlinked with both the management of work and management of people। लेकिन वहां पर लोगों को और काम को आपस में रिलेट किया जाता है। इसी को हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। आप खुद देखिएगा, क्लास 9th में आप लोगों ने जब अपने फाइनल एग्जाम्स थे, तो उसके लिए आपने कुछ चीजों को मैनेज किया होगा।
फिर 10th क्लास के अंदर आपके फाइनल एग्जाम हुए, आपने वहां भी मैनेज करा, 11th में भी सेम आपने ऐसे मैनेज करा, मतलब यहाँ का गोल पूरा हुआ। अगला नेक्स्ट गोल आपने डिसाइड करा और आप उसके लिए अपना नए सिरे से मैनेजमेंट लगा रहे हैं। फिर आपके लिए 11th में एक नया गोल था, फिर आप उसके लिए एक नए सिरे से मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब हर बार नया टारगेट, फिर से मैनेजमेंट शुरू करना। आपकी पूरी जिंदगी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे टारगेट्स अपलिफ्ट होते रहेंगे। आपका मैनेजमेंट भी उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए चलता रहेगा। इसका मतलब मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप जैसे जैसे टारगेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा। मैनेजमेंट इज लाइक डूइंग अ बंच ऑफ डिफरेंट जॉब। मैनेजमेंट में क्या होता है, हम अलग अलग टास्क को करते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। दीज जॉब्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो होती है, जैसे आप कभी प्लानिंग कर रहे हैं, कभी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, गाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सही आदमी को सही जगह प्लेस कर, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई ना कोई काम हम मैनेजमेंट में करते रहते हैं। और ये सब हम क्यों करते हैं? मेकिंग श्योर एवरीथिंग गोइंग स्मूथली, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज स्मूथली काम करे। आप देखिएगा, एक स्मिता एक ड्रेस डिजाइनर है। अब एक इवेंट आने वाली है, वो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली है। अब उसके पास बहुत सारे काम हैं, कहीं वर्कर से रिलेटेड इश्यूज हैं, कहीं मैनेजमेंट के किसी एक टास्क से रिलेटेड इश्यूज हैं, और वो नॉन स्टॉप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो काम करती जा रही है। मैनेजमेंट इज द ग्रुप एक्टिविटी। स्टार्ट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये हमारा फिफ्थ हेड। आप एक छोटी सी बात देखें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंसान काम करता है, हम जैसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, वहां पर एक इंसान के लिए, एक सोल पर्सन के लिए ऑलवेज रिमेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा जरूरी है रादर देन मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट कहां चलता है? जहां पर एक से ज्यादा लोग काम। सपोज करिए आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं और वहां पर 50 से 100 आदमी काम करते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं वहां पर 50 पीपल्स का स्टाफ है। तो आप खुद देखिएगा, एक आदमी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन 50 को तो मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको आपकी लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी में, अगर एक ही पर्सन ट्रक से बुक्स उठाकर लाइब्रेरी तक पहुंचाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं वहां पर 10 लोगों की टीम खड़ी कर देता हूं, तो नेचुरल है वहां पर उसमें से एक जो है पेपर वर्क करेगा, और 4 आदमी जो हैं अनलोड करेंगे, 3 आदमी जो हैं बुक्स को लाइब्रेरी तक लेकर जाएंगे, और जो 2 आदमी बच गए हैं वो उनको शेल्फ में रखेंगे। मतलब सीधा सा हो गया कि जब तक एक था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट जब हमारे स्टाफ बड़ा हो गया तो वहां पर हमें उन्हें मैनेज करना पड़ा। उसमें हमें काम को डिवाइड करना पड़ा कि एक पेपर वर्क समझा संभालेगा, सॉरी, एक अनलोडिंग का काम देखेगा, एक बुक्स को लाइब्रेरी तक पहुंचाएगा, और एक ग्रुप जो है शेल्फ के अंदर रखेगा। इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन ए कंपनी। आप एक एज्यूम कर सकते हैं कोई भी ग्रुप जो कंपनी में काम कर रहा है, हर एक पर्सन का अपना रीजन होता है किसी भी कंपनी में काम करने का, लेकिन उन सबके अलग अलग रीजंस की वजह से उन सबको काम तो करना है। मैं पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहा हूं, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहे हैं, कोई सीधा सीधा अपना टाइम पास करने के लिए कर रहा है, बट काम तो सबको करना पड़ेगा। दिस नीड एवरीवन टू वर्क एज ए टीम, और ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को एज ए टीम काम करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखो, डायनेमिक का मतलब हमेशा होता है अडॉप्ट चेंजेस। मतलब आप यहां पर एग्जांपल में मैकडी का एग्जांपल लेते हैं। मैकडी अपने यहां हैप्पी मील देता है, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया के हैप्पी मील का टेस्ट अलग है, अमेरिका के हैप्पी मील का टेस्ट अलग है। रीजन, इंडिया का हैप्पी मील इंडिया के हिसाब से डिजाइन किया गया, उसके इंग्रेडिएंट्स इंडिया के हिसाब से बनाए गए। इवन देन नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मसाला डोसा है उसे भी आलू की पिट्ठी, सॉरी, आलू के पराठे वाली पिट्ठी डाल के बनाया जाता है।
क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों का टेस्ट कुछ इस तरीके से डेवलप, तो इसे कहते हैं डायनामिक, मतलब जो चेंजेस को अडॉप्ट करता है। मैकडी ने इंडिया में आकर इंडिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मील को चेंज करा। मैनेजिंग थिंग्स इज लाइक स्टेइंग फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट का मतलब हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चेंज विद द वर्ल्ड अराउंड देम, ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ दुनिया बदलती रहती है, कभी कोविड का टाइम है, कभी हम आउट ऑफ कोविड है, कभी गवर्नमेंट कोई लॉ लगा देती है, कभी कोई कॉम्पिटिटर्स आ जाता है, बहुत सारे चेंजेस चारों तरफ चलते रहते हैं। अ ग्रुप वर्क्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, लाइक सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अब जैसे जैसे वहां पर चेंज आएगा, लाइक गवर्नमेंट ने कोई नया चेंज लेकर आए, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन को उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन डिक्लेयर करा, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन को उसे अडॉप्ट करना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं डायनेमिक का मतलब होता है चीजों को अडॉप्ट करना। ग्रुप हैज टू चेंज इट्स प्लान एंड गोल्स टू फिट व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब सोसाइटी क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स और गोल्स को चेंज करना हो। दिस इज द लास्ट हेडिंग, इनटेंजिबल। आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, आप वहां जब जाते हैं और आप देखते हैं स्टाफ बहुत खुश है, काम बहुत जल्दी हो गया, आपको वेट नहीं करनी पड़ी, हर आदमी आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, आप क्या कहते हैं, यार उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट आप देख नहीं सकते पर आप फील कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, हैव यू सीन ब्यूटी, हैव यू, आप मुझे ये बताइएगा, हैव यू सीन ब्यूटी ऑफ द ताज? द ताज, दैट मीन्स मैं ऑफकोर्स ताजमहल की बात कर रहा हूँ। क्या आपने ताज की ब्यूटी को देखा है? आप में से जिन भी लोगों ने आगरा में ताज को विजिट किया हो, क्या आपने उसकी ब्यूटी देखी है? अब अगर आप में से कोई कहता है यस, इट्स रॉन्ग आंसर। आपने उसकी ब्यूटी को फील किया है, आपने जो देखा है वो स्ट्रक्चर ऑफ मार्बल देखा है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को हम लोग फील करते हैं, इज इट गुड, इज इट बैड, बहुत इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, हम सिर्फ उसे फील करते हैं। देखते तो हमें ईंटों का स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग देखते हैं, देखते हम वो लोग हैं, सॉरी, देखते तो हम ईंटों का स्ट्रक्चर है। तो थिंक ऑफ अ मैनेजमेंट लाइक एन इनविजिबल पावर, यू कांट सी इट, हम मैनेजमेंट को कभी भी देख नहीं सकते हैं, बट यू कैन फील, हम इसको फील कर सकते हैं। अब फील भी हम कैसे कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली जा रहा है, टारगेट अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज हमारे हैप्पी हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैस या कोई भी क्योस नहीं है। नाउ दिस इज एनालिसिस सेक्शन। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है तो उसका सबसे पहला काम होता है टारगेट को सेट करना। टेंजिबिलिटी तो बिल्कुल इरिलीवेंट है, सिंप्लिसिटी भी इरिलीवेंट है, परवेसिवनेस फर्स्ट नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, वेट, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग था, एंड दैट वाज आल्सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो हमारा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब भी हम उसको सेट करते हैं तो उसका जो सबसे पहला होता है वो होता है गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस? प्राइमरी रीजन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होने का? सीधी सी बात है, एफिशिएंसी, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट्स, देखो प्रॉफिट से पहले ऑर्गेनाइजेशन नीड्स तो पूरी करे अपनी। कैसे? अपने रूटीन के खर्चे तो निकाले, पहले वो खर्चे निकालेगा तभी तो वो प्रॉफिट्स कमाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट से पहले नीड्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी टारगेट जो होता है वो होता है अपनी नीड्स को फुलफिल करना। गोल होना ये हमारा प्राइमरी नहीं माना जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, तब आप उसका आंसर गोल लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी रीजन,
तो आंसर आएगा फुलफिलिंग बेसिक नीड्स। नाउ द नेक्स्ट, विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डीलिंग विद एम्प्लॉइज? ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो आपको ये बताती है कि हम एम्प्लॉइज से डील करते हैं? इसका आंसर आप लोग अपने आप कमेंट में देंगे हमें। नेक्स्ट, व्हाट डज द मीनिंग सजेस्ट अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, इस बात को कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है? इसके चार ऑप्शन में से भी आप सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। एंड द लास्ट वन, विच टर्म रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट? ऐसी कौन सी टर्म है जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ मैनेजमेंट को बताती है? तो आज हम लोगों ने अपना टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करा है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका आज का जो होमवर्क है, रिमेंबर मैंने पहले ही बताया आपको हेडिंग्स याद करना, और रिमेंबर हेडिंग्स इतना इजीली याद नहीं होते, आप उनको लिख लिख के याद करिएगा, यही आपका होमवर्क है। थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।